नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लोक गीतों में जिंदगी के दुख दर्द की सच्चाई बयान होती है, मगर गीता के लिए इस लोक गीत का मतलब गलत साबित हुआ था। आसपास की सभी लड़कियां ससुराल जाकर अपने अपने परिवार में रम गई थी, मगर गीता ने यूं ही सारी जिंदगी निकाल दी। इस सनहा जिंदगी का बोझ ढोते ढोते गीता के सारे एहसास मर चुके थे। कोई अरमान नहीं था। अपनी अधेड़ उम्र तक उसे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार रहा, मगर अब तो उसके बालों में पूरी सफेदी उतर चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों के सहारे ही अब उसके दिन कट रहे थे। एक वक्त था जब इस हवेली में गीता का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब तो ये केवल गीता है और उसकी पकी हुई गम से भरी जवानी व लगातार खंडर होती जा रही ये पुरानी हवेली है। गीता की कहानी इसी हंसती खेलती हवेली से शुरू होती है और उसका खात्मा भी यही होना तय है। गीता की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटल में भी कभी ना बने हो। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म की चिकन, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे। एक हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। धनाधन फोटो और वीडियो बनी हुई थी, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। गीता को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही उसकी बदनामी होने वाली है। गीता का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज्यादा खुश थी कि एक बहुत बड़े रईस परिवार से अब जुड़ गई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठकर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी लिमोजिन कार गीता की डोली ले जाने के लिए सजी सवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में गीता के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हाँ, हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से किया जाए कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी धर्मदेव की बेटी की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसी ही सज धज से होती है, पर गीता को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सब्ज बाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। गीता के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई से उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर स्टेशन पर घूमती रही। शादी को बिना रजिस्टर करवाए गीता के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीने बाद तक ये सारा मांझा गीता के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। गीता तो कुछ ज्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर वह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक गीता मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। गीता का पति जो फोन नंबर उसे दे गया था वह भी फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने भी मिर्च मसाला लगाकर गीता के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के ये मारे थे। मिडिल क्लास लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये एनआरआई रईस 2-3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव गीता को दिए थे, वह उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे।
उसके माता पिता ने शादी में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था, एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी गई थी। खैर 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। गीता के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने कुछ रुपए भेजने लगा था ताकि पैसे के लिए ही सही गीता उसके खिलाफ कोई हल्ला होल ना करे। गीता के पिता ने कुछ रिश्तेदारों के साथ लेकर उसके ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। ये बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अरसा पहले उसने अपनी मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी ताकि वहां का परमानेंट वीजा लग जाए। बाद में उससे पीछा छुड़वा कर वह गीता से शादी करने से 7 महीने पहले एक और रूसी गोरी मैम से कोर्ट में शादी कर चुका था। गीता के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी ताकि वह सारी उम्र उनकी सेवा में लगी रहे। इस मामले में गीता के घर वाले उसके ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर ये इतना आसान नहीं था। गीता के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वह 5 लाख रुपए देकर गीता से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर घर आ गए। की शादी भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसीलिए गीता के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने गीता के साथ ये घिनौना मजाक किया था। गीता के ससुराल वाले चाहते थे कि 1 महीने तक उनके बेटे को जो गीता ने सेक्स सर्विस दी थी उसका बिल 5 लाख रुपए बनता है लेकर गीता दूसरी शादी करने को आजाद थी। वह बकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब गीता का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब गीता के ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। गीता का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि गीता चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। गीता की मर्जी के बिना ही उसकी जिंदगी को लेकर अजीब अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे और वह हर बार मना कर देती। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद गीता के ससुराल वालों का ये प्रस्ताव आया कि गीता के परिवार वाले 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और गीता को उसके पति के पास लंदन भेज दे। शायद गीता के पति का मन अपनी विदेशी मीम से भर चुका था और वह गीता को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। गीता के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते कि उसका खून खौल उठता। शुरू में तो गीता को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वह उसकी पटरी से उतर गई गाड़ी को ठीक से चढ़ा देंगे, मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर गीता को खींच भरी झुंझुलाहट होने लगी थी। लेकिन अब गीता अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़ मांस की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। अब गीता के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे लंदन भेज सके ताकि गीता उस आदमी को पा सके, मगर पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि गीता के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सके। गीता के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर किया था। वे अपने 25 लाख रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने गीता की शादी में खर्च किए थे। गीता के लिए तो ये सब एक खौफनाक सपने की तरह ही था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। आखिर गीता क्या चाहती थी, ये उसकी कच्चे समझ में तब नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि गीता की उम्र निकलती जा रही है, उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, कोई सगा भाई भी नहीं है जो बुढ़ापे में गीता की देखभाल करेगा। अदालत के केस में फंसे गीता के पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गीता के ससुराल वालों के पास खूब पैसा था, केस लटकाते जा रहे थे और एक दिन गीता के पिता ने तंग आकर खेत में पेड़ से लटक कर जान दे दी। माँ ने 3-4 साल तक गीता के साथ कचहरी की तारीखें भुगती,
मगर एक दिन वह भी नहीं रही। गीता अपनी लड़ाई लड़ने को अकेली रह गई थी। अधेड़ गीता खेतों में जो पैदावार आती थी वह इतनी ज्यादा नहीं थी कि लालची वकीलों की मोटी फीस दी जा सके। थक हार कर गीता ने कचहरी जाना ही छोड़ दिया। वह अपने ससुराल वालों की दी गई हर पेशकश या समझौते को मना करती रही। एक एक करके गीता के साथ के सभी लोग मर खप गए। हवेली का रंग रूप बिगड़ता गया। अब इस कस्बे में नए बाशिंदे आकर बसने लगे थे। सरकार ने जब इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तो आसपास के खेतों में कारखाने खुलने लगे। उनमें काम करने वालों के लिए गीता की हवेली सबसे सस्ती जगह थी। गीता किराए के सहारे ही हवेली का थोड़ा बहुत रख रखाव कर रही थी। अपने बारे में तो उसने कब से सोचना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि गीता और हवेली में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन सबसे पहले मिट्टी में मिलेगा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।